हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रियल टाइम सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। रियल टाइम सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज में आगे बढ़ने से पहले एक बार पिछले जो वीडियो लेक्चर है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, उस पर एक रिव्यू लेते हैं। हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के कहाँ यूज हो रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या हैं, इन सब पे हमने डिस्कस किया था। और कुछ जो एक टॉपिक था उसमें कुछ क्वेश्चन के से संबंधित उस पर कोई बात नहीं हुई थी। आज हम उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। आपने अगर वीडियो प्रॉपर्ली देखा नहीं है तो उसको दोबारा देखिए और उसमें आपको इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, व्हाट हैपन्स if one side fails in distributed system। तीसरा क्वेश्चन है, नेम द मशीन्स दोज आर अ पार्ट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के में कौन कौन से मशीनों का प्रयोग किया जाता है, आपको उनके नाम बताने हैं। एक्सप्लेन द टर्म हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी और सी है परफॉर्मेंस। आपको जो टर्म्स हैं इसमें हमने यूज़ किए थे हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस पर आपको ये टर्म या और इन पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। नेम द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड एक्सप्लेन। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और इनको एक्सप्लेन करना है आपको। मैंने उसमें 4 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बताए हैं। पहला डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और उसके साथ 3 और भी बताए हैं। आपको मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखना है और उसमें सभी के आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और लास्ट क्वेश्चन, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसको बताना है और उसके बाद में उसके एग्जाम्पल्स भी देने हैं। आइए चलते हैं रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अ रियल टाइम सिस्टम इज एनी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम which has to respond to externally generated input stimuli within a finite and specified period। रियल टाइम सिस्टम एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है जो किसी भी एक्सटर्नल इनपुट सोर्स से कोई इवेंट जनरेट होता है तो ये सिस्टम एक फाइनाइट टाइम के अंतर्गत एक रिस्पॉन्स करता है। जैसे एग्जांपल है प्रोसेस इंडस्ट्री। जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं या तो एक कस्टमाइज सिस्टम होते हैं या फिर होते हैं एक जनरल पर्पस सिस्टम्स। जो हमारे कंप्यूटर्स है वह एक जनरल पर्पस सिस्टम है और कुछ जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं वह कस्टमाइज सिस्टम होते हैं। वह किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। रियल टाइम सिस्टम में दोनों प्रकार के सिस्टम यूज किए जाते हैं, एक तो कस्टमाइज सिस्टम है और एक जनरल पर्पस सिस्टम है।
कस्टमाइज सिस्टम में हम देखते हैं कि इसका प्रयोग प्रोसेस इंडस्ट्री में खूब सारा किया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी प्रोसेस इंडस्ट्री में प्रोसेस होता है, केमिकल्स या लिक्विड्स या जो भी मटेरियल आपका प्रोसेस में होता है, उसमें कुछ पैरामीटर होते हैं जो उस प्रोसेस को बनाए रखने के लिए और उस प्रोसेस को सक्सेसफुल स्टेज में लाने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे आप जो फ्रूट है, फ्रूट का टेम्परेचर, फ्रूट का प्रेशर, फ्रूट का फ्लो। जो प्रेशर है, प्रेशर मेंटेन करने के लिए या टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए या फ्लो मेंटेन करने के लिए फीड में सेंसर लगे होते हैं। वह सेंसर वो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल रूम या जो प्रोसेसिंग सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर टेम्परेचर कम है तो प्रोसेसिंग सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स करता है और एक आउटपुट पे एक दूसरा मैकेनिज्म ऑपरेट होता है जो कि सिस्टम के टेम्परेचर को, फ्लो को और प्रेशर को कंट्रोल करता है। रियल टाइम सिस्टम में हम लोग जो जनरल पर्पस सिस्टम है और कस्टमाइज सिस्टम है, दोनों को ही डिस्कस करेंगे। Real time system are system that must guarantee a response within a specified time constraints. The time at which a real time system has to produce a specific result is called deadline. रियल टाइम सिस्टम का या जो इसको डिज़ाइन किया जाता है वह इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि एक स्पेसिफाइड टाइम कंस्ट्रेंट्स में, स्पेसिफाइड टाइम में वह एक रिस्पॉन्स करेगा, एक आउटपुट को एक सिग्नल देगा, जिससे कि आउटपुट एक जो भी एक्शन लेना है वह आउटपुट डिवाइसेस में एक्शन लेगा। जो रियल टाइम सिस्टम है, एक रिजल्ट को जो जनरेट करेगा, एक आउटपुट को एक एक्चुएटर या आउटपुट को एक्टिवेट करेगा, वह जो टाइम है उस टाइम को हम कहते हैं डेडलाइन। और डेडलाइन के से पहले ही रियल टाइम सिस्टम को रिस्पॉन्स करना होता है। रियल टाइम प्रोसेसिंग फेल्स इफ not completed within a specified deadline relative to an event. Deadline must always be met regardless of the system flow. कोई भी रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम कोई भी है, उस सिस्टम को एक स्पेसिफाइड डेडलाइन, जो डेडलाइन है, जो टाइम पीरियड है, उसमें ही उसको क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्स करना पड़ता है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम को हम फेल सिस्टम कहेंगे। वह फेल हो जाता है और क्योंकि जो ड्यू टाइम में उससे कोई भी रिस्पॉन्स करना है, अगर वह रिस्पॉन्स नहीं करता है तो जिस पर्पज़ के लिए सिस्टम डेवलप किया गया है वह उसका ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि सिंपल सा जो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल में एक कस्टमाइज सिस्टम होता है, वह भी रियल टाइम सिस्टम है। उसमें एयर बैग्स होते हैं। अगर किसी कारण जो भी अगर कोई कोलिजन होता है स्पेसिफिक स्पीड से और उस ड्यू कोर्सेज में कोलिजन के एक ड्यू पर्टिकुलर टाइम में अगर एयर बैग नहीं ओपन होते हैं तो हम उसे कहेंगे जो रियल टाइम सिस्टम प्रोसेसिंग फेल हो गया है और वह काम नहीं किया है।
दूसरा इसका एग्जांपल है, जैसे हम रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में ड्यू कोर्स में वह जो भी रिजर्वेशन की सीट्स वो क्या होनी चाहिए आपके, वो अपडेट हो जानी चाहिए। अगर वो अपडेट उतने समय में नहीं होती हैं तो फिर क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर क्रिएट होगा या डेडलॉक की कंडीशन बनेगी, जिससे कि हमारा जो रिजर्वेशन सिस्टम फेल हो जाएगा। या अगर हम एयरलाइन सिस्टम की बात करते हैं, एयरलाइन सिस्टम्स में क्योंकि जो स्टेटस है, जो एयरप्लेन में जितने भी सीट की पोजीशन है वह रियल टाइम में रिप्रेजेंट होती हैं। अगर सेम टाइम वह कोई भी पैसेंजर का रिजर्वेशन कर रहा है और ड्यू कोर्स टाइम में अपडेट नहीं होता है तो वह एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा और उससे दूसरे पैसेंजर को प्रॉब्लम्स होगी, और जिससे कि हमारा जो रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम है हम उसको कहेंगे वह फेल हो गया, वह सक्सेस नहीं है। रियल टाइम सिस्टम्स आर टाइम क्रिटिकल and the efficiency of their implementation is more important than in other system. रियल टाइम सिस्टम जो टाइम क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं और जो इनकी एफिशिएंसी है वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बजाय कि दूसरे जो कंप्यूटिंग सिस्टम के। ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स is that the response time of this system must be predictable and limited. रियल टाइम सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर होता है कि इनका रिस्पॉन्स टाइम, इनके रिस्पॉन्स टाइम को पहले ही प्रेडिक्ट किया जाता है और इनको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि रिस्पॉन्स टाइम इनका प्रेडिक्टेबल हो। इनको बताया जा सकता है कि इतने ड्यू कोर्सेज में इतने समय में ये सिस्टम हमारा रिस्पॉन्स करेगा और इसका जो टाइम पीरियड है इतने टाइम पीरियड के अंदर में ये रिस्पॉन्स करेगा। अगर ये टाइम पीरियड के अंदर रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो रियल टाइम सिस्टम फेल माना जाएगा। टाइप ऑफ रियल टाइम सिस्टम्स बेस्ड ऑन टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स। नंबर फर्स्ट हार्ड रियल टाइम सिस्टम, नंबर सेकेंड है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। टाइम कंस्ट्रेंट के आधार पर रियल टाइम सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला है हार्ड रियल टाइम सिस्टम, दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में देखते हैं, दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन नेवर मिस इट्स डेडलाइन। Missing the deadline may have disastrous consequences. Example, flight controller system. हार्ड रियल टाइम सिस्टम अपनी डेडलाइन को कभी भी मिस नहीं करते हैं। डेडलाइन पर या उससे पहले ही ये अपना एक्शन ले लेते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं। अगर डेडलाइन तक कोई मिस करते हैं और उसमें रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो इससे एक मेजर डिजास्ट्रियस इसके परिणाम और मेजर एडवर्स इम्पैक्ट होंगे, जैसे कि फ्लाइट कंट्रोलर सिस्टम। फ्लाइट कंट्रोलर सिस्टम प्रॉपरली अगर डेडलाइन के अंतर्गत जो भी एक्सटर्नल सोर्स से इंफॉर्मेशन आ रही है और उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो हम वो तो क्या हुआ, सिस्टम फेल हो जाएगा और फ्लाइट में ट्रबल्स आ सकते हैं। दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन मिस इट्स डेडलाइन ऑकेजनली विथ सम एक्सेप्टेबली लो प्रोबेबिलिटी। जो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है इसमें डेडलाइन कभी कभी मिस हो सकता है और जिसकी प्रोबेबिलिटी वेरी कम होती है। मिसिंग द डेडलाइन हैव नो डिजास्ट्रियस कॉन्सिक्वेंसेज। एग्जाम्पल, टेलीफोन स्विचेज। अगर ये सिस्टम कभी कभी जो डेडलाइन मिस भी करते हैं तो इनसे कोई ऐसे डिजास्ट्रियस कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते हैं, जैसे टेलीफोन स्विचेज। मैं अगर किसी भी अपने फ्रेंड्स को या किसी कलीग्स को मैं रिंग करता हूँ और अगर ड्यू कोर्स में टाइम में एक मेरी कनेक्टिविटी नहीं बनती है स्विचिंग एक्सचेंज से तो इसका कोई बहुत बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
जबकि हार्ड रियल टाइम सिस्टम में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे रिजर्वेशन सिस्टम में, अगर हम रिजर्वेशन सिस्टम में देखते हैं कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम या जो डेडलाइन पर ही डेडलाइन है उससे पहले जो सीट बुकिंग का जो इंफॉर्मेशन है वह अपडेट हो जाना चाहिए। अगर वो अपडेट नहीं होता है तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा और बहुत सारी कॉम्प्लिकेसी सिस्टम में क्रिएट हो जाएंगी। वही जो रिजर्वेशन सिस्टम एयरलाइंस के केस में देखें या रेलवे के केस में देखें, वहाँ पर हार्ड रियल टाइम सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेंडेड टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशंस दैट प्रोसेस डेटा एज इट कम्स इन। दूसरा देखते हैं हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? A real-time operating system is a operating system intended to serve real-time application that process data as it। ये जो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उन्हीं की तरह ही हैं बेसिकली ये। और जैसे ही इनपुट पे कोई भी डेटा आता है तो ये इसको इमीडिएटली प्रोसेस करते हैं बिना किसी डिले के। प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायरमेंट आर मेजर्ड इन टेंथ ऑफ सेकेंड और शॉर्टर। जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है बहुत कम होता है, सेकेंड के 10वें, सेकेंड के 100वें, 1000वें, और इससे कम समय में इसको प्रोसेस किया जाता है या इससे रिस्पॉन्स लिया जाता है। दे आइदर आर इवेंट ड्रिवन और टाइम शेयरिंग। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इवेंट ड्रिवन हो सकते हैं या टाइम शेयरिंग हो सकते हैं। इवेंट ड्रिवन सिस्टम स्विच बिटवीन टास्क बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। जो इवेंट ड्रिवन सिस्टम है वह टास्क स्विचिंग पर आधारित है। टास्क स्विचिंग मीन्स मल्टीपल टास्क हैं और जैसे आप सिस्टम कोई टास्क को प्रोसेस कर रहा है और हर टास्क की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं और जो टास्क है उनके प्रायोरिटी के आधार पर टास्क एग्जीक्यूट हो जाते हैं और यह इस प्रकार से एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच करता है। ये इवेंट ड्रिवन ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा है टाइम शेयरिंग सिस्टम। While time sharing system switch the task based on clock interrupt, जिसमें कि टास्क के बीच में स्विचिंग होती है उसमें क्लॉक के आधार पर, क्लॉक के पल्स के आधार पर उसमें टास्क के बीच में स्विचिंग होती है। वह टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोस्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसमें क्या है? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम है जिसमें कि टास्क को शेड्यूल किए जाते हैं। इसमें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल हैं। VX वर्क्स, दूसरा QNX, ECOS, RT लिनक्स, ये सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और इनको जो है जो जनरल पर्पज मशीन से हैं उनमें अप्लाई किया जाता है। रियल टाइम सिस्टम्स जो जनरली ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे एंटी लॉक ब्रेक्स या एयरबैग्स में प्रयोग किया जाता है, ट्रैफिक कंट्रोल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। रियल टाइम सिस्टम का प्रयोग स्टॉक एक्सचेंज में जो करंट इंफॉर्मेशन है, जो भी ट्रेड हो रहे हैं उनको अपडेट करने के लिए किया जाता है। एयरलाइन से रिजर्वेशन सिस्टम में किया जाता है और रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में भी किया जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन से हैं, इसमें इसको आप आंसर कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, पहला है व्हाट इज़ रियल टाइम सिस्टम। आपको बताना है कि रियल टाइम सिस्टम क्या है।
दूसरा है व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम का इम्पोर्टेंट फीचर क्या है। तीसरा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम बेस्ड ऑन टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स। टाइम कंस्ट्रेंट के आधार पर रियल टाइम सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आपको डिफाइन करना है डिफाइन RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज responsible for the management of platform resources including the processor, memory, files and input and output. Operating system also provide low level services necessary to manage processes and files. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में उस मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना है। जैसे प्रोसेसर मैनेजमेंट है, मेमोरी को मैनेज करना है, फाइल को मैनेज करना है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को भी मैनेज करना है। मैनेजमेंट मीन्स प्रोसेसर को अभी किस प्रोसेस को एलोकेट करना है, सिंपल सा है। मेमोरी, किस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करनी है और किस प्रोसेस से मेमोरी डीएलोकेट कर देनी है। फाइल को कहाँ सेव करना है, डायरेक्टरी एंट्री टेबल में कहाँ पर सेव करना है, उसकी एंट्री कहाँ कहाँ होंगी, किस फाइल से डेटा लेना है, किस फाइल में डेटा राइट करना है। इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट में डेटा किस इनपुट डिवाइस से रीड करना है और इंफॉर्मेशन को किस आउटपुट डिवाइसेस में भेजना है। ये इसके बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनके अलावा एक लो लेवल सर्विसेज भी देता है जो प्रोसेस और थ्रेड्स को मैनेज करने के लिए आवश्यक होती है। प्रोसेस और थ्रेड्स क्या हैं, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉमन सर्विसेज हैं वो हैं, पहला IO ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मीन्स रीड और राइट ऑपरेशन with any file or any specific input output devices. इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में जनरली प्रोसेसर किसी फाइल्स में डेटा राइट करता है या फाइल से डेटा रीड करता है और आउटपुट डिवाइसेस को डेटा भेजता है और इनपुट डिवाइसेस से डेटा लेता है। इसे हम कहेंगे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। दूसरा है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। अ फाइल सिस्टम इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज फॉर इजी नेविगेशन एंड यूजेस। जब भी कोई फाइल लिखी जाती है तो इसमें एक डायरेक्टरी एंट्री टेबल होता है और डायरेक्टरी एंट्री टेबल में जब फाइल के नाम, उसके लोकेशन, उसके एड्रेसेस, कब बना है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती हैं। जैसे हम लोग क्या है, जब भी कोई हम लोग अपना प्रैक्टिकल की फाइलें बनाते हैं, जैसे प्रैक्टिकल की फाइलें बनाई हमने तो एक सबसे पहले इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स में हम लोग लिखते हैं कि प्रैक्टिकल संख्या 1, इस फाइल का जो प्रैक्टिकल का नाम, उसमें डेट कब बनी है, पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक है, टोटल पेजेज कितने हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन होती है। इस प्रकार से इसमें एक जो अपना फाइल सिस्टम से होता है उसमें एक डायरेक्टरीज होती हैं। जब भी हम कोई फाइल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनती है तो डायरेक्टरी में उसका की एंट्री
ऑपरेटिंग सिस्टम करता है जिससे कि वह फाइलें हमको आसानी से, जब भी हम लोग सर्च करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डायरेक्टली टेबल में देखेगा और उसके बाद सर्च करके हमको स्क्रीन में डिस्प्ले कर दे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम which are a collection of processor that do not share memory, peripheral devices or clock, the operating system manages communication between all the processes। हमने लास्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में देखा। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कंप्यूटर्स अलग अलग लोकेशंस पे होती हैं और जो इसमें जितने भी प्रोसेसर्स हैं ये मेमोरी या पेरिफेरल डिवाइसेज या क्लॉक्स को शेयर नहीं करते हैं और इनके बीच में जो भी प्रोसेस रन कर रहे होते हैं, जो भी जितने भी अलग अलग सिस्टम्स हैं सब में प्रोसेस रन करते हैं और इन प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है भिन्न भिन्न मशीन में रन कर रहे भिन्न भिन्न प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट है एरर हैंडलिंग। एरर्स कैन अकर एनी टाइम एंड एनीवेयर। एन एरर may occur in CPU, in IO devices और in memory hardware। जब भी हम सिस्टम में काम करते हैं कभी कभी हम देखते हैं कि कीबोर्ड एरर दिखा रहा है या मेमोरी एरर दिखा रहा है या IO एरर दिखा रहा है। जब मशीन अपनी वर्किंग कंडीशन में है उस समय तो केवल कभी IO एरर दिखा सकता है, प्रिंटर नहीं चल रहा है या कोई डिस्क एरर दिखा सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम जो भी सिस्टम एरर को सिस्टम में एरर हो रहे हैं या उसको चेक करना है, उसके फंक्शन उसके प्रॉपर काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। अगर काम नहीं कर रहा है तो वह यूज़र को नोटिफाई करना है। जैसे मैंने कोई प्रिंटर को कोई कमांड दी और ऑपरेटिंग सिस्टम ने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने पर्टिकुलर फाइल प्रिंटर को भेजी और बाद में वहाँ से एक रिस्पॉन्स आता है कि प्रिंटर का कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा है या कोई हार्डवेयर मैसेज ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम वह यूज़र को नोटिफाई करता है कि ये जो सिस्टम है ये पर्टिकुलर डिवाइसेस काम नहीं कर रही है, इसलिए आउटपुट को इंफॉर्मेशन नहीं जा सकती। नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट। इन केस ऑफ मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट, the operating system manages all kind of resources using schedulers. CPU scheduling algorithm are used for better utilization of CPU। जो मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ जहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसेस रन करते हैं वहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट करना पड़ता है, CPU मैनेजमेंट करना पड़ता है और IO मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है CPU को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स दैट ऑल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज इज कंट्रोल। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये भी है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें एक्सेस नियंत्रित एक्सेस रहे। जब मल्टी यूजर इन्वायरमेंट है उसमें हम देखते हैं कि जितने भी फाइल्स हैं इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसमें एक्सेस राइट देते हैं एक्चुअली कि कौन यूजर उस फाइल को एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन उसको मॉडिफाई कर सकता है, कौन डिलीट कर सकता है, कौन अपडेट कर सकता है, कौन क्रिएट कर सकता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को जो फाइल है उसको जिसको राइट है वही एक्सेस करे, उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं करे। The operating system ensures that external IO devices are
प्रोटेक्टेड फ्रॉम इनवैलिड एक्सेस अटेम्प्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम का यह भी कार्य है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो प्रोटेक्टेड हैं, हम जरूरी नहीं है कि सभी, जैसे यूएसबी ड्राइव है, यूएसबी ड्राइव हमने प्रोटेक्ट कर दी कि कोई सर्टेन यूजर ही एक्सेस करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि आईओ डिवाइसेज हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है और अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन फीचर फॉर ईच यूजर बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कंप्यूटर में एक्सेस को भी कंट्रोल करना है। केवल ऑथराइज्ड यूजर्स को ही कंप्यूटर की एक्सेस देना है। उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली जो यूज़र आईडी बनाता है और यूज़र आईडी के लिए उनको यूज़र आईडी प्लस पासवर्ड प्रदान करता है, और जब भी कोई यूज़र एक्सेस करता है तो यूज़र आईडी और उसको पासवर्ड दोनों देने होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए। ये हैं, पहला, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज? ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज से आप क्या समझते हैं? नेम द कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज क्या हैं? एक्सप्लेन आईओ ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। डिफाइन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। व्हाट इज एरर हैंडलिंग, और एरर हैंडलिंग को भी आपको समझाना है।